समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिया था, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। मटेरियल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि अगर हम मटेरियल को क्लासीफाई करें, देखिए मटेरियल कई प्रकार का हो सकता है। केमिस्ट्री में मटेरियल है, फिजिक्स में भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। तो फिजिक्स में क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। क्लासिकल फिजिक्स यानी जो न्यूटन के समय वाली फिजिक्स थी, उसके अंदर ये पॉइंट आता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह। जो फिजिक्स का पार्ट एनसीईआरटी का पूरा फर्स्ट पार्ट है, वो पूरा क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। तो जो सब्सटेंस, अच्छा हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जैसे ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो ईज़िली अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कंडक्टर कहते हैं। तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बेसिस पे हम जो मटेरियल्स क्लासीफाई किए हैं, वो मटेरियल जब क्लासीफाई जब करते हैं तो मटेरियल आता है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर और फिर इंसुलेटर। अगर वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे रहा है तो कंडक्टर कहलाएगा, नहीं कर रहा है तो इंसुलेटर कहलाएगा, और पार्शियली कर रहा है कि थोड़ा बहुत कर रहा है, मतलब हर समय नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे हम टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दें तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में कि हम थर्मली हीट वगैरह दे दें, तो इलेक्ट्रॉन उसके जो बाउंडेड थे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दें, तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इंसुलेटर जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, तो उस मटेरियल को हम इंसुलेटर कहेंगे। The substance which easily allow the flow of electric charge through them are called conductor। यहाँ पे लिखा है ऐसे substance, the substance which easily allow the flow of electric charge through them, which easily allow, जो आसानी से, easily allow flow of electric charge through them, flow of इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, अपने अंदर से अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ईज़िली अलाउ कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने दे रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस कंडक्टर कहलाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को इसलिए जाने देते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दीज अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज because these have large number of free electron, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये अपने अंदर से चार्ज को जाने देते हैं। The electrons are free to move about the whole conductor and can be transferred easily out of the conductor with a little effort
सो नोन एज मोबाइल चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्टर में मूव करते हैं और वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ईजिली आउट ऑफ द कंडक्टर विथ अ लिटिल एफर्ट। जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये सरफेस में ईजिली मूव कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर एनर्जी दे दिए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल गई तो ये सरफेस में तो चल रहे होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये सरफेस में तो चल रहे होंगे, इन थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये सरफेस छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए इनको हम मोबाइल चार्जेस कहते हैं। क्योंकि ये अपना सरफेस छोड़ देंगे इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल चार्जेस कहलाते हैं। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन और मोबाइल चार्जेस, बहुत सारे कंडक्टर में मोबाइल मतलब मूव कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन चल सकता है, इसलिए इनको हम मोबाइल चार्जेस कहते हैं। बहुत सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोबाइल चार्जेस होते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट बोथ इलेक्ट्रॉन एंड आयन आर मोबाइल कंडक्टर में अगर करंट बह रही है तो वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बह रही है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल चार्जेस इन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन मोबाइल चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन as well as मोबाइल चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड आयन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयन की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, करंट बहती है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर आर इजिली चार्ज ड्यू टू बाई सुटेबल मीन्स, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए हम उसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको चार्ज कर दिए आसानी से। अच्छा, और ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर मीन्स which contain both the property of conductor as well as insulator। तो कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी रखता है और इंसुलेटर की भी। थर्मली अगर हम हीट वगैरह दे दें तो वो कंडक्टर बन जाता है, अपने अंदर से करंट फ्लो कराने लगता है। तो सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल हैं जो केमिस्ट्री में 14th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह ये क्या हैं? ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। ये कैसे मटेरियल होते हैं? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करते हैं, ईजिली अलाउ करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर प्योर और इम्प्योर। तो प्योर को शायद इंट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, और आगे कहाँ बात हुई थी?
कुछ और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिनमें इंड्यूस चार्ज अपीयर होता है सरफेस पे जब हम अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे ये मटेरियल हो गया, इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज रहता नहीं है क्या। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जैसे मान लेते हैं ये प्लेट, अब इनमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा जब हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेंगे। क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन चार्ज इज इंड्यूस्ड, such material is called dielectric. Such material is called dielectric। मतलब चार्ज उसमें उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उत्पन्न कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। इसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे दिया है एयर, माइका, impregnated paper, non-conducting oil, etc. ठीक है। Immediately spread over the whole surface of the conductor. In fact, solid having partially filled conduction band। अच्छा, सॉलिड में क्या होता है? देखिए, 3 प्रकार के बैंड होते हैं। तीन प्रकार के बैंड होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये गैप है, एनर्जी गैप, ईजी, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि ये पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है। पार्शियली इन सॉलिड द पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड कंडक्टर। क्या कह रहा है? सॉलिड में पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होते हैं या ओवरलैप कंडक्शन बैंड होते हैं। ये जो कंडक्शन बैंड है ये पार्शियली फिल्ड होगा। और फिगर shows that energy band diagram of conductor have overlap band. Good conductor do not have energy gap. They have number of electron which easily move through small electric field is applied across them. तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो एनर्जी गैप है ना ये ज़ीरो रहता है। किसमें? कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ। तो ये जो गैप है ना बीच में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये बैलेंस बैंड कहलाता है, ये कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं गुड कंडक्टर में। और अच्छे कंडक्टर में ये एनर्जी जो गैप है ये होता नहीं है। अच्छे अगर कंडक्टर है तो उसमें एनर्जी का गैप ही नहीं होगा। They have number of free electron which easily move when small electric field. जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से मूव कर जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। किसमें? कंडक्टर में। तो कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अच्छे कंडक्टर में ये गैप ही नहीं होता है और एनर्जी गैप ही नहीं होता है। और सॉलिड में पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। लेकिन सिल्वर थोड़ा महंगा होता है। तो
silver is one of the best conductor. Copper, aluminum, iron, mercury and other metal are also good conductor. कंडक्टर और भी हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, Fe, ये आयरन कहते हैं इसको, आयरन है, मरकरी है, Hg, ये भी कंडक्टर है। और भी मेटल हैं, मेटल बहुत सभी कंडक्टर ही होते हैं लगभग। अर्थ भी कंडक्टर है, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी, हम लोग, जानवर, ह्यूमन, सब कंडक्टर हैं। सॉल्ट का हम अगर सॉल्ट में पानी मिला दें तो सॉल्ट, जिसको हम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जिसको सॉल्ट में अगर ना पानी मिला दें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये सब कंडक्टर हैं। बेसेस, एसिड, बेस, ये सब कंडक्टर हैं। अच्छा, एसिड बेस भी कंडक्टर होते हैं, ठीक। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर देख लेते हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते नहीं है, सीधी बात बोले, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, और ये एनर्जी गैप Eg। इसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है किसमें? इंसुलेटर में, ठीक है। तो इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा। तो दे हैव नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? इंसुलेटर में। द इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर से बाय रबिंग रिमेन फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मूव नहीं होते। तो अगर हम इंसुलेटर ले लें, तो जैसे ये एटम है ना, तो एटम में ये बाहरी शेल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, इसमें इंसुलेटर में तो फ्री नहीं हो पाते। ये जो न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, और बंधे होते हैं तो फ्री नहीं हो पाते। अब फ्री नहीं हो पाते तो फ्री कहाँ से होंगे? तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये बाउंडेड चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। तो इन इंसुलेटर the electrons are not free, they are bounded charge। ठीक। और देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर से बाय रबिंग, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं इंसुलेटर को रबिंग करके, तो वो रिमेन फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव अबाउट, वो फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। रबिंग ऑफ इंसुलेटर कैन कॉज ट्रांसफ़र ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन,
अगर हम इंसुलेटर की रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से अगर रब करें, ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करें या रबर की रॉड को वूल से, ऊन के कपड़े से रब करें तो वो चार्ज हो सकते हैं। ग्लास की रॉड को अगर हम सिल्क के क्लॉथ से रब करें या रबर रॉड की को हम वूल से रब करें तो ये चार्ज हो सकते हैं, लेकिन चार्ज रुके रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। चार्ज तो हो जाएंगे, रब करने से चार्जिंग हो जाएगी। ये कह रहा है रबिंग की वजह से इंसुलेटर में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज इंसुलेटर को देते हैं से बाय रबिंग रिमेन फिक्स्ड एंड दैट कैन नॉट मूव अबाउट। रबिंग ऑफ इंसुलेटर कैन कॉज ट्रांसफ़र ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर को अगर रफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं कुछ। इफ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क क्लॉथ और रबर रॉड इज वूल दे गेट चार्ज बट दीट रिमेन स्टैटिक। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के कपड़े से या रबर रॉड को ऊन के कपड़े से रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है, लेकिन वो चार्ज मूव नहीं करता, उसी जगह पे रहता है। सॉलिड में क्या होता है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है और लार्ज एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। ऐसे सॉलिड जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ऐसे सॉलिड को हम इंसुलेटर कहते हैं। The solid which has large energy gap between valence band and conduction band are called insulator। और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, they do not have फ्री इलेक्ट्रॉन एट ऑर्डिनरी टेम्प। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इंसुलेटर में नॉर्मल टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड गेन एनर्जी टू रीच कंडक्शन बैंड। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर में, किसमें, नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं एनर्जी गेन करके हाई टेम्परेचर पे। जैसे ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पोर्सेलेन, ड्राई वुड, ये सब क्या हैं, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। कौन? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, तो ये कुछ इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। इनमें कंडक्शन तभी है और नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रूम का टेम्परेचर है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। किसमें? इंसुलेटर में।
बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन जब हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। गिलास, रबर, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पोर्केलिन, ड्राईवुड, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर आर ग्लास, रबर, पोर्केलिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी कहते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है वो भी देख लेते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चर्चा हो गई थी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, m ऑफ e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आगे देखें, मास जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास जो है m = m0/√1 - v²/c²। तो ये वेलोसिटी है। m0 को क्या बोलते हैं ये शायद हमने बता दिया था। और किसी बॉडी में जो चार्ज आता है, चार्ज वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, उसकी वजह से बॉडी चार्ज होती है। और मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए मास आदमी का, अगर आपकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए ना, अगर हमारी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए ना, ये हमारी स्पीड है जितने से हम चल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो भी, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो ये कट जाएगा। अगर वो आदमी जो चल रहा है वो भी c से चलेगा, c यानी स्पीड ऑफ लाइट से, तो c कट जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 - 1 0, और 0 का रूट 0, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो मास बॉडी का इनफाइनाइट हो जाएगा, मास बॉडी का इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। और मास जो होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। मास देखिए डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल के। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पता ही है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब जो बाहर से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ये बॉडी है, ये 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, ये -1 कूलम का चार्ज है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मान लेते हैं ये -2 कूलम का चार्ज है, ये 4 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे x कूलम, यहाँ मान लेते हैं पता नहीं। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज कंजर्व होगा मतलब
कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो यहाँ का जो टोटल चार्ज है वो बराबर होगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड का मतलब ये किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ का चार्ज 2 + 3 + -1 किसके बराबर होगा? -2 + 4 + x। 3 2 5 1 -1 4 = 4 में 2 गए 2 2 + x, 2 इधर आ जाएगा, 4 - 2 = x, तो x हो गया 2 कूलम, यानी ये 2 कूलम का चार्ज होगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अगर ये इंटरेक्शन नहीं कर रहा है सराउंडिंग से, तो ये क्या होगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब चेंज ना होना, चेंज ना होना मतलब जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो जो पहले चार्ज है उन सभी का जोड़ और जो बाद में चार्ज है उन सभी का जोड़ बराबर रहेगा। बराबर कर लिया तो ये आ गया। हमने ये देखा मास स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तब काम करती है, देखिए हमने ये भी बताया था कि चार्ज फ्रैक्शन से भी जनरेट होता है। अगर हम बॉडी को रब करेंगे तो भी चार्ज जनरेट होगा। तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब तभी वर्क करेगा जब एक बॉडी कंडक्टर हो, कम से कम एक बॉडी कंडक्टर हो। तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी वर्क करेगा एटलीस्ट वन बॉडी इज इंसुलेटर। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, चार्जिंग जो होती है, हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं अगर, तो फ्रैक्शन से भी अगर हम रब करें तो भी चार्ज हो जाता है। तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा व्हेन एटलीस्ट वन बॉडी इज इंसुलेटर, जब एक बॉडी कम से कम इंसुलेटर हो। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को बताता है। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है? मान लेते हैं एक चार्जेस Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा। तो Q1 Q2 पे लगाएगा। अगर ये दोनों सेम तरह के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, तो Q1 वाला Q2 को इधर रिपेल करेगा, Q2 वाला Q1 को इधर रिपेल करेगा। एक दूसरे पे रिपल्सन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? Q1 वाला Q2 पे लगाएगा, Q2 वाला Q1 पे लगाएगा और रिपल्सन लगाएंगे। तो दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज अगर रखे हैं तो उनके बीच के इंटरेक्शन को बताता है। कूलम्स लॉ टेल्स द इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, तो ये कितना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, ये कूलम्स लॉ बताता है। अच्छा, दो चार्ज रखे हैं कुछ दूरी पे, तो उनमें फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ बताता है। हाँ, शर्त ये है कि ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। Q1 और Q2 कैसे चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। और
मान लेते हैं दो चार्ज हैं, दो चार्ज। सिस्टम क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल या दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये 2 कूलम का है, ये 4 कूलम का है। ठीक, अब अगर एक चार्ज इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इधर वाला चार्ज कितने से जाएगा, ये मान लेते हैं 2 किलो का है और ये 4 किलो का है। अब बोल रहा है एक इधर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो ये कितने से जाएगा। तो इनमें नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है दो चार्ज अगर रखे हैं तो जितना ये वाला इस पे लगाएगा उतना ये वाला इस पे लगाएगा। तो अगर ये वाला इस पे इधर लगा रहा है तो ये वाला इस पे इधर लगाएगा और दोनों बराबर होंगे, और जब बराबर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, नेट फोर्स लगेगा ही नहीं। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जितना ये वाला इस पे लगाएगा उतना ये वाला इस पे लगाएगा, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जितना ये वाला इस पे लगाएगा उतना ये लगाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। एक इधर लगाएगा तो एक इधर लगाएगा, तो दोनों बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर बराबर हो तो नेट फोर्स 0 आ जाता है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और बॉडी में अगर सिस्टम में नेट फोर्स ना 0 हो ना, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम is 0, then the momentum of system is conserved। अगर नेट फोर्स सिस्टम का 0 है तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, यानी मोमेंटम जो पहले रहेगा वही बराबर बाद में रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या कि चेंज नहीं होगा, कंजर्व मतलब कांस्टेंट, कंजर्व यानी कांस्टेंट। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी जो इनिशियल पहले मोमेंटम रहेगा पी इनिशियल यानी पहले जो मोमेंटम होगा वही पी फाइनल यानी बाद का मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका फाइनली कितना है 4 और वेलोसिटी कितनी 10। इसका मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी है x। तो x ये 2 दूनी 4, x आ गया 2 दहम 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो अलग अलग चार्ज पे लगता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स दिए हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ये अलग अलग चार्ज पे लगता है, ये वाला इस पे लगाएगा, ये दो अलग अलग चार्ज पे लगते हैं और दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही ना कहता है एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये जो दोनों फोर्स लगेंगे ना, जैसे ये चार्ज, ये Q1 और ये Q2, Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा। तो ये इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये चार्ज है इसका सेंटर है, ये चार्ज है इसका सेंटर है, दोनों के सेंटर को ये जो मिलाने वाली लाइन है, इसी लाइन में ये फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब ने बताया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्यों?
क्योंकि तभी लगता है जब चार्ज रुका हुआ हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो चार्ज चलेगा तो है नहीं, तो चार्ज जब रुका रहेगा तभी ये फोर्स लगता है। तो ये दोनों के सेंटर को, ये जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन पे ही लगेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस लाइन में लगेगा, ये दो, मान लेते हैं इस चार्ज का सेंटर ये है, इस चार्ज का सेंटर ये है, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये है, इस लाइन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और क्योंकि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे लगता है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, और ये क्योंकि फोर्स बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनको एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा, मतलब दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन में ही लगेगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। चार्ज को मेज़र करने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। चार्ज को अगर मेज़र करना है या दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसका यूज़ किया जाता है। To measure the value of charge or magnitude of the charge, we use gold leaf electroscope.